नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं हम गुजरात में सौराष्ट्र टूर कर रहे हैं। राजकोट से हमने ये जर्नी की शुरुआत करी। जूनागढ़, सासनगीर होते हुए हम दीव आ गए, यूनियन टेरिटरी। कल दिन भर हम यहाँ पर घूमे। इस समय सुबह 9 बजे का टाइम है। हम दीव में जलाधार बीच के पास आए हैं। इसको जलंधर बीच भी बोलते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत लिमिटेड टूरिस्ट ही दिखेंगे। यहाँ पर आपको एक नेचर का जो आनंद आएगा ना, ऐसा कहीं और दीव में नहीं आएगा। आज मैंने सुबह अपने होटल वाले से बात किया, पता लगाया कि पीक सीज़न कब होता है दीव आने के लिए। तो होटल वाले ने बोला कि दिवाली का टाइम, जन्माष्टमी, क्रिसमस, न्यू ईयर, हर वो टाइम जब 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी होती है, दीव का पीक सीज़न हो जाता है। बहुत बार तो दीव में होटल सारे पैक हो जाते हैं, रहने को रूम ही नहीं मिलता। तो टूरिस्ट को 15 किलोमीटर आगे ऊना जाना पड़ता है रहने के लिए। तो कभी भी आप दीव अगर वीकेंड को आ रहे हैं तो बुकिंग करवा के ही आएंगे तो बेहतर रहेगा। कुछ देर सी बीच हम घूमते हैं, 15-20 मिनट टहलते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सोमनाथ जी को चलेंगे। सोमनाथ जी यहाँ से 85 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। बहुत अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। बीच किनारे तक तो ठीक है, पानी में पाँव आप डाल के बैठ सकते हैं, लेकिन पानी में जाना यहाँ पे रिस्की है क्योंकि यहाँ पर ना सडन स्लोप है। ये जगह मेरे को बेहद पसंद आ रही है। मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। एक तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ आप और नेचर। मेरा मन हो रहा है कि किसी पत्थर पे बैठ जाऊँ आधे घंटे पौने घंटे के लिए, या पीछे पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ और इस नेचर का मज़ा और ज़्यादा उठाएं। अब हमें 20-25 मिनट ऑलरेडी यहाँ पर हो गए हैं। ज़्यादा रुके तो हम सोमनाथ जी के लिए लेट हो जाएंगे। वैसे हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, लेकिन अगर नहीं पता तो पोर्चुगीज़ यहाँ पर 1961 तक थे। तो 1961 19 दिसंबर को दीव इंडिया का पार्ट बना, जबकि पूरे देश को आज़ादी तो पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन 1961 के बाद पोर्चुगीज़ यहाँ से गए और कुछ पोर्चुगीज़ फैमिलीज़ अभी भी यहाँ पे रहती हैं, ऐसा हमें लोकल्स ने बताया। और यहाँ के लैंड प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि जो लैंड पोर्चुगीज़ के पास थी, कहते हैं कि जो जा रहे थे, जाते जाते वो अपने जो रिश्तेदार पोर्चुगीज़ थे उनको वो लैंड दे गए थे। तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है इस जगह। और जो भी यहाँ पर होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज, सारी ओनरशिप लोकल्स के पास ही है। अब हम यहाँ से चलते हैं और आपको सोमनाथ जी पहुँच के ज्वाइन करते हैं। हम सोमनाथ धाम पहुंच चुके हैं। आप सोमनाथ जी के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। मुझे लगा पहले रहने की सुविधा फाइनल कर लेते हैं, अपना लगेज रूम में छोड़ते हैं और उसके बाद हम दर्शन करने को जाएंगे। तो यहाँ पर रहने के लिए ना हमने सागर दर्शन में एकोमोडेशन ली है। वैसे तो यहाँ पर बुकिंग ऑनलाइन होती है वेबसाइट के थ्रू, लेकिन मैंने थोड़ा चांस ले लिया और यहाँ पर आके मैंने ऑफलाइन बुकिंग करवा ली। तो जो टैरिफ मैंने यहाँ पर दिया है वो 2520 रुपया है डबल ऑक्यूपेंसी रूम का, लेकिन इस समय ये लोग कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं और नेट टैरिफ मेरे को पड़ा है 1890 रुपये। आज हम रात को यहीं रुकने वाले हैं। मैं आपको ऊपर चलकर बैल्कनी व्यू दिखाता हूँ और उससे आपको पता लगेगा इस जगह का नाम सागर दर्शन क्यों है। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर नज़दीक में ट्रस्ट की 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं, लीलावती गेस्ट हाउस और महेश्वरी गेस्ट हाउस। वहाँ पर जो टैरिफ है वो इस समय 800 रुपये चल रहा है डबल ऑक्यूपेंसी में। तो वहाँ पर टैरिफ कम है, लेकिन वहाँ पर सागर दर्शन नहीं है। चलिए ऊपर को चलते हैं। हमें यहाँ पर 2nd फ्लोर में रूम मिला है। अभी मैं रूम के बाहर ही बालकनी में खड़ा हूँ। आप सामने देखिए समुद्र के दर्शन कितने खूबसूरत यहाँ से हो रहे हैं। अब आप समझ गए इस जगह का नाम है सागर दर्शन, और ये नाम ऐसा क्यों है। बहुत शानदार। कभी भी आप यहाँ पर आके रुकना चाहते हैं तो एडवांस में बुकिंग करवाइएगा ऑनलाइन। 48 घंटे पहले बुकिंग क्लोज हो जाती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ आके सोचेंगे बुकिंग करवाने का तो चांसेस कम हैं आपको बुकिंग मिले। आपको महेश्वरी गेस्ट हाउस में करवाना है या लीलावती में करवाना है तो भी आप ऑनलाइन करवाइएगा। यहाँ पर खड़े हो गए ना, वाकई मन होता है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और सोमनाथ जी के भी दर्शन यहाँ पर सामने से ही हैं। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और वहाँ से टेम्पल में दर्शन करने जाते हैं।
अभी हमने श्री सोमनाथ मंदिर के अंदर जाके भगवान शिव के दर्शन करें। टेंपल के अंदर आप मोबाइल फ़ोन या कैमरा लेके नहीं जा सकते, तो बाहर क्लोक रूम है, वहाँ पर आप डिपॉजिट करके अंदर दर्शन करने जाइए और बाहर आके आप उसको वापस ले सकते हैं। इस समय हमारे साथ अजय भट्ट जी हैं जो तीर्थ पुरोहित हैं। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ जी। जितनी जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक इस स्थान पे भगवान सोम ने शिव भगवान की आराधना करी थी। ऐसी कथा है कि दक्ष प्रजापति जी ने चंद्र भगवान को श्राप दिया था, उस श्राप से का निवारण पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी। सोमनाथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सोम भगवान के नाथ हैं उनके नाम से ये स्थान का नाम सोमनाथ है। ऐसा कहते हैं यहाँ पर चंद्र भगवान ने सोने के मंदिर का निर्माण किया जो समय के साथ ध्वस्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब भगवान कृष्ण आए, आप जानते हैं द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर चंदन की लकड़ी से भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद की क्या कथा है वो थोड़ा आप हमें बताइए। हाँ, जय सोमनाथ। तो उसके बाद की कथा ये है कि यहाँ बाद में कई गुजरात के जो राजा थे उन लोगों ने ये मंदिर का निर्माण किया। तो मोहम्मद गजनी जैसे कई ऐसे आतताई थे, वो चाहते थे कि यहाँ जो भी धन है, संपत्ति है, वो हम सब लूट के चले जाए। तो सब जानते हैं उसका इतिहास। तो उसने यहाँ के अटैक किया 17 बार, आखिरी बार वो सक्सेस हो गए। तो यहाँ से सब धन लेके वो चले गए। बाद में कई अरसे के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे, उसे वो यहाँ आए तो उसने देखा कि भाई ये मंदिर पुनर्निर्माण होना चाहिए। बाद में ये सरदार वल्लभ भाई ने ये मंदिर का पुनर्स्थापन किया जो आज हम हमारे सामने है। तो ये मंदिर यहाँ यात्री आते हैं तो वो अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ आते हैं। तो जैसे मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, जो भी है, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ भगवान से समर्पित करने आते कि हमारी जो पीड़ा है आपका उसका निवारण कर दो। तो चंद्र का भी निवारण किया था, तो यहाँ सबका निवारण होता है, मतलब श्रद्धा से आते हैं यहाँ। हमने सुना इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, तो हम जहाँ खड़े हैं वो पूरा प्रभास क्षेत्र बोला जाता है। प्रभास क्षेत्र क्यों बोला जाता है कि यहाँ चंद्र को श्राप लगने से यहाँ जो प्रभा मतलब तेज प्राप्त हुआ शिव की कृपा से, इसीलिए ये क्षेत्र का नाम प्रभास पड़ा। तो ये प्रभास क्षेत्र है। ये स्थान जैसा आपने भी हमें बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग में से ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है और यात्री यहाँ पर दूर दूर से एक श्रद्धा भाव से आते हैं और यहाँ पर आके भगवान शिव के दर्शन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ जी। श्री सोमनाथ मंदिर के साथ ही इस समय हम एक और टेम्पल में आए हैं। ये मंदिर अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था जो इंदौर की महारानी थी। 1783 में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। चलिए मैं अभी अंदर जाता हूँ, दर्शन करके बाहर की ओर आके आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। अभी मैं मंदिर के अंदर गया और मैंने भगवान शिव के दर्शन करे। अब मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ। मैं आपको इस स्थान के महत्व और यहाँ की कथा के बारे में बताता हूँ। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई को भगवान शिव स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि आप प्रभास क्षेत्र में जाइए जहाँ पर प्राचीन सोमनाथ मंदिर है, उसके पास ही आपको ये स्थान दिखाई देगा और यहाँ पर आके आप थोड़ा खुदवाई करिए और आपको यहाँ पर मैं स्वयंभू दर्शन दूंगा, उसके आप स्थापना करिए। तो महारानी जब यहाँ पर आई तो उन्होंने इस स्थान की खुदवाई करी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर उनको एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं। एक तो ऊपर की तरफ है, जैसे आप टेंपल एंटर करेंगे तो जिसकी स्थापना अहिल्याबाई जी ने करी, और एक थोड़ा सा सीढ़ियाँ आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर आप दर्शन करेंगे। तो जो नीचे वाला शिवलिंग है वो स्वयंभू है। यहाँ के जो लोकल्स हैं इस स्थान को पुराना सोमनाथ भी कह के बुलाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में जो आप सोमनाथ का मंदिर देखते हैं उसके साथ ही ये अहिल्याबाई का टेंपल है। इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने आएंगे तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आइएगा। श्री सोमनाथ मंदिर से 5 मिनट के रास्ते पर त्रिवेणी संगम है। इस समय हम गेट के बाहर ही खड़े हैं। सामने आप देखिए लिखा भी हुआ है
हिरण कपिला सरस्वती त्रिवेणी महासंगम। चलिए अंदर चल के संगम पॉइंट को नज़दीक से देखते हैं। त्रिवेणी संगम के पास तो हम पहुंच गए हैं। यहाँ से ना संगम दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा लग रहा है खड़े होके, बहुत सारे पक्षी हैं, काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन संगम पॉइंट नहीं समझ आ रहा है यहाँ से। तो ये बोट है, बोटमैन ने बोला है कि 500 रुपये लेंगे अगर आपको प्राइवेट में जाना है, और वैसे 30 रुपये लेते हैं एक आदमी का अगर बड़ा ग्रुप हो तो चलिए हम थोड़ा चलते हैं। 4-5 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो उनके साथ, और 10 से 12 मिनट की ये राइड करके आते हैं, वहाँ से संगम नज़दीक से देखेंगे। लो जी, 5 मिनट के अंदर हम संगम पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अगर तो ड्रोन व्यू हम आपको दिखाते तो एग्जैक्टली समझ पाते। सामने जहाँ मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ से सरस्वती और कपिला नदी आ रही है, और इस तरफ को देखो, यहाँ से हिरण नदी आ रही है, और इस जगह 3 नदियों का संगम हो रहा है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि सरस्वती नदी एक समय था जब होती थी, उसके बाद लुप्त हो गई, लेकिन ये अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पर सरस्वती नदी के साक्षात दर्शन है। ये दर्शन ऐसा लैंड व्यू से, मतलब पानी में खड़े होकर ऐसा बोट से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर ड्रोन से देखेंगे तो समझ में आता है, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बताया। तो हम बनारस भी गए थे, वहाँ भी हमने संगम देखा, तो वहाँ हमें इन्फॉर्मेशन थी कि लुप्त हो गई है, लेकिन इस स्थान पे सरस्वती नदी के साक्षात दर्शन, ऐसा हमें काफ़ी लोगों ने बोला। अच्छा लग रहा है, स्पेशली संगम पॉइंट तो कहीं पर भी देखो मज़ा आता है। और हम बोट पे आके, इस समय बोट का इंजन बंद है, हवा चल रही है, और बेहतरीन एनवायरनमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप यहाँ पर आएंगे तो 30 रुपये एक आदमी का लगता है चार्ज। 10-12 लोगों का ग्रुप बन जाए तो ईजी रहता है, आप अच्छे से 12-15 मिनट की राइड कर सकते हो। चलिए अब बाहर की ओर चलते हैं, अभी इनका टाइम हो गया है। पाँच मिनट का सफ़र करके अभी हम गोलोक धाम पहुंच चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है श्री गीता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये सारे टेम्पल्स इसी प्रेमिसेस में है। गीता मंदिर के अंदर आके आप देखिए, हम भगवान श्री कृष्ण के कितने खूबसूरत दर्शन कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस करने वाली है, टोटल 18 पिलर्स हैं, 16 इस तरफ, 2 पिलर सामने। हर पिलर के ऊपर भागवत गीता का एक चैप्टर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये है कि हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है, तो थोड़ा समझ आना ज़रूरी है संस्कृत अगर आप इस पिलर की इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं तो। काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ पर। चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। बाहर की तरफ यहाँ पर ये बोर्ड पे देखिए इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, श्री कृष्णा नीच धाम प्रस्थान तीर्थ गोलोक धाम तीर्थ। ये वही स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण नीच धाम को गए थे। यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। इन्होंने जब टेंपल बनाया तो इस बात को दर्शाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका बनाई। तो यात्री यहाँ पर आके प्रणाम करते हैं। और अंदर की तरफ अभी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे महाप्रभु जी की बैठक भी है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन भी करवाता हूँ। इस समय हम गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की 65th बैठक के दर्शन करने आए हैं। आप यहाँ पर बैठ के नीचे की ओर बैठक के दर्शन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए टोटल 84 बैठक हैं। जब श्री वल्लभाचार्य जी जगह जगह जाके धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उसी दौरान में वो इस स्थान पे आए थे और यहाँ पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। तो आप जब सोमनाथ मंदिर आएंगे तो आपको गीता मंदिर आना चाहिए, और यहाँ पर 3-4 टेम्पल्स हैं, उन्हीं स्थान में से एक स्थान ये है। बहुत पूजनीय स्थान है। जैसे आप देख रहे हैं, हम आपको गोलोक धाम के दर्शन करवा रहे हैं। सामने आपको हिरण नदी दिखाई दे रही है। इस समय हमारे साथ पंडित जी हैं।
पंडित जी, आप हमें इस स्थान के महत्व के बारे में कुछ बताइए। ये स्थान का बहुत बड़ा महत्व है सोमनाथ के अंदर। यहाँ पे भगवान ने अपना जी श्री कृष्ण भगवान को भालका तीर्थ में तीर लगा था, वहाँ से यहाँ पे आए। यहाँ से आए उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ, बलराम जी ने शेष अवतार लेके पाताल लोक चले गए और भगवान कृष्ण जी अपने चरण पादों का छोड़ के अपने निज धाम चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए यहाँ से। अच्छा, तो यानी भालका तीर्थ में उनको तीर लगा, हाँ। वहाँ पर जाके अभी हम दर्शन करेंगे। हाँ, और वहाँ से यहाँ आए और यहाँ उन्होंने विश्राम किया और बलराम बड़े भाई के साथ अपने कुछ बातचीत की और ये वहाँ भगवान यहाँ से सीधे वैकुंठ धाम चले गए। हाँ, चलो, आपका धन्यवाद, खूब खूब आभार आपका। जय सोमनाथ जी। जय सोमनाथ जी। देखिए, हम टेंपल के अंदर आ चुके हैं। आपको मैं अंदर दर्शन करने से पहले इस स्थान के महत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी का तीर लगा था, उनके पाँव में वो तीर लगा। अभी कुछ देर पहले हमने गोलोक धाम में जाकर ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गोलोक धाम तक गए और वहाँ से उन्होंने अपना देह त्यागा। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, अंदर से चलकर दर्शन करते हैं और आपको वो वृक्ष भी दिखाएंगे जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे जब उनको ये तीर लगा। आइए। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। आप यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, साथ में हमने शिकारी की कथा आपको बताई। ऐसा हमें यहाँ पर आके पता चला कि शिकारी ने तीर चलाया ये समझकर कि मैं हिरन को तीर मार रहा हूँ, लेकिन वो तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण के पाँव में लगा। इस बात की माफ़ी शिकारी ने जाके जब भगवान श्री कृष्ण से मांगी और उसके अपनी गलती का एहसास हुआ। ये बात हमें यहाँ पर मूर्ति देख के समझ में आ रही है कि शिकारी भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांग रहा है। साथ में आप जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष लगभग 5000 बरस पुराना है। तो ये वृक्ष की जड़ें इतने साल से ऐसी ही रहती हैं, नई जड़ें आती हैं और वृक्ष ऐसा का ऐसा ही है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। भगवान राम ने बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हो रहा था तो छिप के एक तीर चलाया था जो बाली को लगा था, क्योंकि बाली ना दिन में मर सकता था, ना रात में, ना हवा में, ना ज़मीन में। इस कथा के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा है या सुना है। उस समय भगवान राम ने बाली को ये कहा था कि जब नया युग आएगा तो मैं दोबारा अवतार लूँगा, उस समय मैं इसका ऋण चुकाऊँगा। क्योंकि बाली ने भगवान राम को इस प्रश्न पूछा था कि हम दोनों भाइयों का युद्ध हो रहा है तो आपने छुप के मेरे पे तीर क्यों चलाया। तो उसके उत्तर में भगवान राम ने ये जवाब दिया। और ऐसा कहते हैं कि जो ये शिकारी था ये बाली का ही रूप था। इस कथा के बारे में हमारे को यहाँ पर आके कुछ जानकारी हुई। आप जब सोमनाथ मंदिर आएंगे तो जिन जिन स्थान में हम गए हैं आपको भी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और ये सारे प्लेसेस नज़दीक ही हैं, 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में। चलिए अब कुछ देर के लिए हम यहाँ से वीरावल चलते हैं। वीरावल में चल के देखते हैं अगर हम कुछ स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर सकें। वीरावल ऐसे यहाँ से पास ही है, हार्डली 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम कुछ देर तक वीरावल में ऐसा घूम रहे थे देखने के लिए कि स्ट्रीट फूड में क्या खा सकते हैं। तो मेरे को काका सैंडविच करके शॉप दिखाई दी। हम यहाँ पर रुके हैं सैंडविच खाने के लिए। आज वैसे हमारा दोपहर में लंच स्किप हो गया, तो अब सोचो 7 बजे शाम को सैंडविच खा रहे हैं और अब इसके बाद जाके हम डिनर करेंगे। मेन्यू में तो सैंडविच में काफ़ी सारी वैरायटी है, लेकिन मैंने अपने लिए जो सादा सैंडविच होता है ना आलू मटर वाला, वो लिया है। 30 रुपीज़ इसकी प्राइस है। 2 किस्म की चटनी साथ में मिली है। इस तरह का सैंडविच हमारे घर में बहुत आम बनता है। 1 हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाता है। ऐसा करके टोस्ट करते हैं और इसी प्रकार से हम लोग अंदर मसाले की स्टफिंग करते हैं। सही है, बढ़िया टेस्ट है। अब यहाँ से हम 5-10 मिनट में चलते हैं सोमनाथ मंदिर के पास। चलकर हम डिनर में गुजराती थाली खाएंगे। हमें किसी ने बताया वहाँ पर एक डाइनिंग हॉल है जो
जिसका मैनेजमेंट ट्रस्ट ही करता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्टी डाइनिंग हॉल का मैनेजमेंट करता है। तो आपसे हम अब कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। डिनर करने के लिए हम सोमनाथ ट्रस्ट के डाइनिंग हॉल में आए हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मंदिर के पास ही यहाँ पर गुजराती फूड होता है। चलिए अंदर चलते हैं। 7:35 हो गए हैं। 8 बजे का लाइट एंड साउंड शो है। डिनर करने के बाद हम टेंपल में लाइट एंड साउंड शो देखने जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए हैं। ये है मिक्स सब्जी, आलू की सब्जी। आप थोड़ी सी दे दो मेरे को। कड़ी, वेरी गुड। साथ में खिचड़ी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो खिचड़ी है ना वो दोपहर के समय नहीं होती। दोपहर में राइस होता है, रात में खिचड़ी होती है। ऐसा मैंने जगह जगह देखा। यहाँ पर जो मील हम खा रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज़, जिसमें अनलिमिटेड मील रहता है। यहाँ पर नज़दीक में ही महेश्वरी गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी जाके मैंने चेक किया था। मैं आपको उसका क्लिप दिखा देता हूँ। 80 रुपीज़ वहाँ पर अनलिमिटेड मील होता है। तो जैसे यहाँ पर गुजराती है तो वहाँ पर गुजराती और नॉर्थ इंडियन मिक्स में रहता है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ये भी ट्रस्ट के मैनेजमेंट के अंदर है और वो भी ट्रस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। अच्छा, यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं, लंच के लिए 11 बजे से 3 बजे तक और डिनर के लिए शाम को 7 बजे से 11 बजे तक। बढ़िया टेस्ट है। लोबिया, आलू, हल्के मसाले, घर जैसा टेस्ट है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि इस रीजन में ऑयल ज़्यादा रहता है। ओवरऑल सही है। एक 40 रुपीज़ में अनलिमिटेड मील आपको खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। और सोमनाथ जी मंदिर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, हार्डली 2 मिनट। मैंने अपने लिए छाछ और पापड़ भी मंगवा लिया। ये मील का पार्ट नहीं है, इसका 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ का स्वाद मेरे को पसंद आया। सबसे मेन बात है रीजनेबली प्राइस्ड। इससे ज़्यादा रीजनेबल क्या होगा। चलिए अब कड़ी और खिचड़ी टेस्ट करते हैं। सही है। पिछले 15 दिन में तो मैंने ये देखा है, आप गुजरात में कहीं पर भी कड़ी खिचड़ी खा लो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि ये यहाँ की मेन आइटम है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी 1 घंटे के बाद, क्योंकि 8 बजने वाले। हम 10 मिनट में यहाँ से चलेंगे लाइट एंड साउंड शो देखने। उसके बाद आपको कैचअप करते हैं और बताते हैं हमें लाइट एंड साउंड शो कैसा लगा। लाइट एंड साउंड शो देख के अभी मैं वापस आ चुका हूँ। अभी मैं टेंपल के बाहर ही खड़ा हूँ। इस समय आप लाइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको ऐसी यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिलेगी। 10 बजे लाइट्स स्विच ऑफ कर देते हैं और अभी 9:15 साढ़े 9 बजे का टाइम है। शो में मैंने देखा और सुना, भगवान कृष्ण की कथा के बारे में बताया गया। उसके बाद जो मुग़लों की तरफ से आक्रमण हुए यहाँ पर, उसके बारे में बताया। औरंगज़ेब का, महमूद बेगड़ा का, और सबसे पहले महमूद गजनवी का उन्होंने आक्रमण किया। फिर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस स्थान पे मंदिर बनाया। तो ऐसा करते करते फिर बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आकर जब यहाँ मंदिर बनाने के बारे में बात करी, उसके बारे में भी जिक्र किया। और ये पूरी प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों का जिक्र की यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो पे किया। यहाँ अगर हम एक दिन और होते या कल फर्स्ट हाफ होते इसी जगह, तो हम विनेश्वरम जाते। ये यहाँ से नज़दीक में एक टेंपल है जिसकी अपने आप में हिस्ट्री है। साथ में हम बाण गंगा जाते मॉर्निंग के समय। सुना है जब भालका तीर्थ को जाते हैं ना, तो रास्ते में बाण गंगा वाला रास्ता है, बहुत अच्छा सीनिक व्यू है वहाँ पर। तो हम ये 2 पॉइंट मिस कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो मेरे को लगता है 1.5 दिन का प्लान बना के आना चाहिए। वैसे यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, लेकिन अभी कोविड की वजह से वो फ़िलहाल क्लोज्ड है। रहने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रस्ट के गेस्ट हाउस हैं वहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन आपको एडवांस में करवाना पड़ेगा। अगर आप सीधे आगे बिना बुकिंग के तो चांसेस कम है। प्राइवेट होटल्स भी हैं। फूड आपने देखा हमने कहाँ पर खाया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे का प्रोग्राम हमारा ये है कि हमको द्वारका जी जाना है। रास्ते में माधवपुर सी बीच एक्सप्लोर करेंगे, विज़िट करेंगे, और
पोरबंदर भी रुकेंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। सौराष्ट्र का टूर हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और सीखने से मेरे को एक चीज़ याद आई, इस पूरी जर्नी से ना मैं एक चीज़ मेरा टेक होम क्या है, मतलब क्या चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में रियलाइज़ किया काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, यहाँ पर जो फैमिली सिस्टम है उसके अंदर हर घर मतलब मोस्ट ऑफ द हाउसेस कह सकते हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिलीज़ हों चाहे वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हों, दिन में कम से कम एक मील पूरा परिवार साथ बैठ के खाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने सिर्फ 2 या 4 लोगों से बात करके नहीं निकाली, मैंने काफ़ी लोगों से बात करके इस बात को रियलाइज़ किया कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो ऐसा होने से क्या है, फैमिली बॉन्डेज स्ट्रॉन्ग होती है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी महसूस करी, इतनी ज़्यादा महसूस करी कि मुझे लगता है कि इस लेवल पे मैंने इंडिया में कहीं पे भी नहीं देखा जितना मैंने पिछले 10 दिनों में देखा है। ठीक है, अब आपसे मुलाकात हमारी अगले एपिसोड में जल्दी दोबारा होगी। आपको इस समय अभी के लिए बाय बाय कर देते हैं। जय सोमनाथ जी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था छाछ, लेकिन आज इन्होंने लस्सी बनाई है, तो फिर भी सही है। छाछ यहाँ पर लंच में भी रहता है, डिनर में भी रहता है। जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि हर मील के साथ आप एक गिलास छाछ तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि तेल ज़्यादा होता है ना, तो छाछ से डाइजेशन ईजी रहता है। ऐसा मुझे यहाँ पर आके मैंने समझा।